नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी एवं NTPC परीक्षा 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। दोस्तों, सभी प्रश्न सिलेक्टिवली हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, अतः आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपका NTPC एग्जाम्स है तो उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आगामी रेलवे ग्रुप डी में भी दोस्तों इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आँखों का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। दोस्तों, बतानी है कि आँखों का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। तो आप लोग याद रखेंगे सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आइरिस में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। आँखों का रंग आइरिस में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्था में पाई जाती है। दोस्तों, बतानी है कि इनमें से कौन सी धातु मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्था में पाई जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, तांबा। जी हाँ दोस्तों, तांबा धातु मुक्त तथा संयुक्त ये दोनों अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन ए, तांबा, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। दोस्तों, बतानी है कि जो प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार है किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? तो ग्रैमी पुरस्कार, आप लोग याद रखेंगे। आप सभी को दोस्तों बता दें कि इस पुरस्कार की शुरुआत 1958 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1958 ईस्वी में ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। किस क्षेत्र में देने के लिए? तो संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दोस्तों ये दिया जाता है। आप लोग याद रखेंगे ग्रैमी पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई होती है। यहाँ पे दोस्तों खाली जगह है, बतानी है कि उत्तल दर्पण की जो फोकस लंबाई कैसी होती है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, धनात्मक होती है। जी हाँ दोस्तों, उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई धनात्मक होती है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिसपुर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजधानी है। दोस्तों, बतानी है कि दिसपुर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजधानी है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, असम। जी हाँ दोस्तों, असम राज्य की राजधानी कहाँ है? तो आप लोग याद रखेंगे दिसपुर है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सावित्री नदी किस राज्य में स्थित है। बतानी है दोस्तों सावित्री नदी किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। जी हाँ दोस्तों, सावित्री नदी किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। चलिए अगला प्रश्न, कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से उत्पन्न गैस होती है। दोस्तों, बतानी है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जब पानी गिरता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। जी हाँ दोस्तों, जब कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराया जाता है तो एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि एसिटिलीन गैस का प्रयोग कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। और यह गैस कैसे उत्पन्न होती है? तो कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, एसिटिलीन गैस। इसी गैस का प्रयोग किया जाता है किसमें? तो कृत्रिम ढंग से फलों को पकाने के लिए। तो ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, एसिटिलीन। चलिए अगला प्रश्न, कार्नोटाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। दोस्तों, बतानी है कि कार्नोटाइट किसका अयस्क है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, यूरेनियम का अयस्क है। जी हाँ दोस्तों, कार्नोटाइट किसका अयस्क है? यूरेनियम का। आप सभी को दोस्तों बता दें कि यूरेनियम का एक और अयस्क होता है जिसे पीच ब्लेंड कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे कार्नोटाइट और पीच ब्लेंड दोनों यूरेनियम का अयस्क है। आप लोग याद रखेंगे कार्नोटाइट और
पीच ब्लेंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी कि IRRI कहाँ स्थित है। दोस्तों बतानी है कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लॉस बानोस में। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो आप लोग याद रखेंगे लॉस बानोस में। लॉस बानोस दोस्तों फिलीपींस देश में है, आप लोग याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान लॉस बानोस फिलीपींस में है, तो ऑप्शन भी हमारा सही उत्तर होगा, आप लोग याद रखेंगे लॉस बानोस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कमी से घेंघा रोग होता है। यहाँ पे दोस्तों खाली जगह है, ब्लैंक्स है, बतानी है कि किसकी कमी से घेंघा रोग होता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी आयोडीन की कमी से। जी हाँ दोस्तों, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ऑप्शन बी आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। यहाँ पे खाली जगह में हमारा सही उत्तर क्या होगा, आयोडीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह रीजनिंग का प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ल्यूमेन इकाई है। दोस्तों बतानी है कि ल्यूमेन किसकी इकाई है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी ज्योति फ्लक्स का। जी हाँ दोस्तों, ल्यूमेन किसकी इकाई है, तो ऑप्शन सी ज्योति फ्लक्स का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है। दोस्तों बतानी है कि मनुष्य के लिए जो मानक ध्वनि स्तर है वो कितना होता है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी 60 dB यानी कि 60 डेसिबल। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के लिए हमारे लिए जो मानक ध्वनि स्तर यानी कि ध्वनि स्तर कितना सुरक्षित माना जाता है, तो 60 डेसिबल तक सुरक्षित माना जाता है। आप लोग याद रखेंगे 60 डेसिबल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पायरोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों बतानी है कि पायरोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी उच्च तापमान को मापने के लिए। जी हाँ दोस्तों, पायरोमीटर का प्रयोग उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। हाई टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पानी में डूबी हुई एक लकड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। दोस्तों जैसा कि आप सभी देखे होंगे कि पानी में डूबी हुई एक लकड़ी वो क्या प्रतीत होती है, मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है जैसे कि वो लकड़ी टेढ़ी है। तो बतानिए कि इसका क्या कारण है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी प्रकाश का अपवर्तन के कारण। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में डूबी हुई एक लकड़ी की संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी प्रकाश का अपवर्तन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे प्रकाश का परावर्तन नहीं, प्रकाश का अपवर्तन। इसी के कारण पानी में डूबी हुई एक लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। दोस्तों बतानी है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी मैक्सवेल। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा मैक्सवेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जब वायु में हाइड्रोजन जलती है तब उत्पन्न होता है। दोस्तों बतानी है कि जब वायु में हाइड्रोजन जलती है उस दौरान क्या उत्पन्न होता है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी जल उत्पन्न होता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा, जब वायु में हाइड्रोजन जलती है तब उत्पन्न होता है जल। आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से किस में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी की प्रचुरता पाई जाती है। दोस्तों बतानी है कि इनमें से किस में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी की प्रचुरता पाई जाती है, यानी कि भरपूर विटामिन सी पाई जाती है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए आंवले में। जी हाँ दोस्तों, आंवले में विटामिन सी की प्रचुरता पाई जाती है।
आप लोग याद रखेंगे। जैसा कि दोस्तों विटामिन सी आप सभी जानते होंगे खट्टे फलों में पाया जाता है, तो आंवले में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाई जाती है, आप लोग याद रखेंगे। विटामिन सी का दोस्तों अगर आप लोग रासायनिक नाम जानते हैं तो उसका नाम आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। दोस्तों बतानी है कि पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी मस्तिष्क में। जी हाँ दोस्तों, पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो ऑप्शन बी मस्तिष्क में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी वयस्क मनुष्य के शरीर में औसत रक्त की मात्रा होती है। दोस्तों बतानी है कि किसी वयस्क मनुष्य के शरीर में औसत रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी 5 से 6 लीटर। जी हाँ दोस्तों, किसी वयस्क मनुष्य के शरीर में औसत रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो ऑप्शन सी 5 से 6 लीटर। इसी के बीच में दोस्तों रक्त की मात्रा पाई जाती है, 5 से 6 लीटर। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेटा की कंपनी इंस्टाग्राम, जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं जो इंस्टाग्राम है वो मेटा की कंपनी है। बतानी है कि हाल ही में सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता कौन बने हैं। बतानी है दोस्तों कि इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता हाल ही में कौन बने हैं, तो आप लोग याद रखेंगे सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता बने हैं। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे नरेंद्र मोदी। दोस्तों 96.3 मिलियन, जी हाँ दोस्तों 96.3 मिलियन इनके फॉलोवर हैं। कहाँ पे, तो मेटा की कंपनी इंस्टाग्राम पर। तो विश्व में सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता बने हैं नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 2019 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अर्थशास्त्र में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। दोस्तों बतानी है कि वर्ष 2019 ईस्वी में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, तो आप लोग याद रखेंगे सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अभिजीत बनर्जी को। जी हाँ दोस्तों, अभिजीत बनर्जी को वर्ष 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। आप लोग याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग अवश्य याद रखेंगे। वर्ष 2019 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अर्थशास्त्र में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी अभिजीत बनर्जी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी परीक्षा 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। दोस्तों तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ पीएमएस IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जुड़ जाएंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।